बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में नॉकआउट मरहले में कौन सी टीम किससे मुकाबला करेगी, इसका फैसला हो गया है। मंगल को खेले जाने वाले मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के पास टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल करने का मौका था। गुज़िश्ता 4 सीज़न से ख़राब कारकर्दगी के बाद पहली मरतबा प्लेऑफ में जगह बनाने वाली कोयटा ग्लैडिएटर इस मैच में चूक गई और मुल्तान सुल्तान बाजी ले गए। मोहम्मद रिजवान की टीम 10 मैचों में 7 फतवात के साथ 14 पॉइंट्स लेकर टॉप पर रही और क्वालिफायर मैच के लिए जगह बना बैठी, जहां उनका मुकाबला बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से होगा। प्लेऑफ में वाहिद क्वालिफायर मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में रात 9 बजे शुरू होगा। इस मैच में फतह हासिल करने वाली टीम बराह रास्त फाइनल खेलने की अहल होगी और शिकस्त खाने वाली टीम को पहले एलिमिनेटर में फातेह के इंतज़ार का सामना होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर बिलतरतीब तीसरी और चौथी पोजीशन हासिल करने के बाद पहले एलिमिनेटर में जुम्मे को मद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम सेकंड एलिमिनेटर मैच के लिए क्वालिफाई करेगी, जहां उसका मुकाबला क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम से होगा। PSL लाइन में पहला क्वालिफायर आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। अगरचे सीज़न में मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा मैच जीत कर टॉप पर है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ सीज़न 9 में उन्हें नाकामी का सामना ही करना पड़ा है। मुल्तान सुल्तान को होम ग्राउंड पर वाहिद शिकस्त पेशावर ज़ल्मी ने ही दी और वो 5 रन से फातेह बने। फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में भी पेशावर ज़ल्मी फातेह रहा और मुल्तान सुल्तान को 4 रन से शिकस्त की हजीमत का सामना रहा। अलबत्ता दोनों मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान बहुत कम मार्जिन से शिकस्त से 2-4 हुए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान 15 मरतबा आमने सामने आए हैं, जिसमें पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है। उन्होंने 10 मैचों में कामयाबी हासिल की और मुल्तान सुल्तान को 5 में फतह मिली। नॉकआउट मरहले की बात की जाए तो दोनों टीमें सिर्फ एक मरतबा प्लेऑफ मरहले में आमने सामने आई हैं और वो PSL सीज़न 2021 का फाइनल मैच था, जहां मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर पहली मरतबा टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में 6 फ्रेंचाइजीज में से कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी टॉप टीमों के कप्तानों को तब्दील किया और कराची किंग ने इमाद वसीम के इस्लामाबाद ज्वाइन करने के बाद टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को क़यादत सौंपी और कोयटा ग्लैडिएटर ने साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद की जगह जनूबी अफ्रीका के राइले रोसो को कप्तान बनाया। मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद रिजवान, पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान और लाहौर कलंदर ने शाहीन शाह अफरीदी पर ही अपना भरोसा कायम रखा। क्रिकेट में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की इस्तिलाह बहुत आम है, यानी टीम का कप्तान ही सबसे आगे बढ़कर परफॉर्म करे और टीम उसकी रहनुमाई में फतह की जानिब गामजन हो। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में प्लेऑफ में जगह बनाने वाली 3 टीमों के कप्तान पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम, मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने फतूहात में कलीदी किरदार निभाया है। HBL PSL 9 में बाबर आजम हनीफ मोहम्मद कैप के मजबूत उम्मीदवार हैं। पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करते हुए वो हर मुश्किल वक्त में पिच पर डटे रहे और टीम को फतह से हमकिनार कराने के लिए कोशा रहे। बाबर आजम ने 9 मैचों में 62.25 की औसत से 498 रन स्कोर किए हैं। वो PSL 9 के टॉप स्कोरर हैं। 148.65 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए बाबर आजम ने 1 सेंचुरी और 5 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की। अपने पार्टनर साइम अयूब के जल्द आउट हो जाने के बाद भी बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के लिए हरीफ टीमों के साथ लड़ते दिखाई दिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उनकी सेंचुरी इनिंग्स में जारहाना बैटिंग ने उनके नाक़िदीन को तारीफ़ करने पर मजबूर किया। पेशावर ज़ल्मी की 10 में से 6 मैचों में फतह बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बदौलत ही मुमकिन हुई। मुल्तान सुल्तान के कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का भरपूर किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के दूसरे कामयाब बैटर हैं। वो भी अनी मोहम्मद कैप की दौड़ का हिस्सा हैं। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने 10 मैचों में 127.97 के स्ट्राइक रेट से 366 रन स्कोर कर रखे हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 82 रन है और उन्होंने 5 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने इवेंट में ख़ुद को बेहतरीन ऑलराउंडर साबित किया है। टीम की इब्तदाई विकेटें जल्द गिर जाने के बावजूद शादाब खान नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग के लिए आए। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरे कामयाब बैट्समैन रहे। उन्होंने 9 मैचों में 145 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 278 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 3 निफ सेंचुरियाँ शामिल रहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉलिंग में भी शादाब खान ने जिम्मेदार कप्तान का किरदार निभाया और 10 विकेटें लेकर इस्लामाबाद के कामयाब बॉलर भी रहे।
पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप 3 में होने की एक वजह उनके कप्तानों की अपनी उम्दा परफॉर्मेंस और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार भी है। लेकिन दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर प्लेऑफ में पहुंचने में तो कामयाब रही, लेकिन उनके कप्तान राइले रोसो की परफॉर्मेंस मायूसकुन दिखाई देती है। अगर लीग मैचों में सऊद शकील, शेफरन, रदरफोर्ड और ख्वाजा नाफे अच्छी इनिंग ना खेलते तो कोयटा का इस मरतबा भी प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल होता। राइले रोसो ने 9 मैचों में सिर्फ 17.87 की औसत से 133 रन स्कोर किए हैं। वो एक भी निफ सेंचुरी ना बना सके। उनसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद की रही। कराची किंग्स 10 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीत सकी और शान मसूद ने 10 मुकाबलों में सिर्फ 15.8 की औसत से 158 रन स्कोर किए। उनका बेहतरीन स्कोर 36 रन रहा। मगर लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के साथ मामला उलट रहा है। वो अपनी टीम में वाहिद खिलाड़ी थे जो परफॉर्मेंस दे रहे थे और उनके बाकी खिलाड़ी नाकाम साबित होते रहे। शाहीन अफरीदी ने 9 मैच खेलते हुए 14 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया और बैटिंग में भी विकेटें गिरने पर वो जल्द मैदान में आए और 6 इनिंग में बैटिंग करते हुए एक निफ सेंचुरी की मदद से 107 रन बनाने में सुरखरू रहे। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ आखिरी मैच में शिकस्त के बाद कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा वो मानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। माजी में हर सीज़न अच्छा रहा था लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अफसोस है कि तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्मेंस ना पेश कर सके। देखें, सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्लैटिनम प्लेयर लेता है आपकी कोशिश ये होती है कि उस प्लैटिनम प्लेयर को पूरा चांस दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो स्टेप अप नहीं कर पाए और जहां उन्होंने स्टेप अप नहीं किया आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स हमने उस पर डिसीजन दिया। कभी भी इजी चीज़ नहीं होती, आप हमेशा स्टेप होते हो, आप कई जगह उनको बेनिफिट्स देते हो कि इस बंदे ने इन जगहों पर परफॉर्म किया। जो हमने कोशिश की थी कि नवाज को रावलपिंडी में खिलाते हैं, वहाँ उनकी एज अ बैट्समैन भी अगर देखें तो हमेशा कोई ना कोई सोच होती है कि इसने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है, कुछ ना कुछ टीम को एज दे सकता है। लेकिन हर प्लेयर पर बुरा वक्त आता है, ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। साबिक कप्तान और टॉप बैटर बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट में भी अपनी धाक बिठाई हुई है। आईसीसी की जानिब से जारी करदा प्ले रैंकिंग में टॉप फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमाया हुआ है। इंग्लैंड के जो रूट दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान के बाबर आजम 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम के पहले नंबर को कोई भी बैटर चैलेंज नहीं कर सका है और वो पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। T20 रैंकिंग की बात करें तो भारत के सूर्या कुमार यादव ने पहला और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ने दूसरा नंबर हासिल किया हुआ है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने तीसरी और बाबर आजम ने T20 रैंकिंग में चौथी पोजीशन हासिल कर रखी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के लीग मुकाबले अख्तिताम को पहुँचे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान की टीम ने 14 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। मुल्तान सुल्तान ने 10 मुकाबलों में 7 में फतह हासिल की, जिसमें मुल्तान सुल्तान के लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर ने मरकज़ी किरदार अदा किया। ओसामा मीर ने मुल्तान सुल्तान की जानिब से 10 मुकाबलों में 21 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया, जो किसी भी स्पिनर का पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का एक नया रिकॉर्ड है। ओसामा मीर ने गुज़िश्ता सीज़न में सबसे ज़्यादा 20 विकेटें लेने वाले लाहौर कलंदर के लेग ब्रेक गुगली बॉलर राशिद खान को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद ओसामा मीर पाकिस्तान सुपर लीग के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर भी बन गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का फाइनल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में 18 मार्च को मुनक्किद होगा, जिसके बाद कौमी क्रिकेटर्स चंद हफ्ते आराम के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मुकाबलों के लिए सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया है कि वी टीम आइंदा माह 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। सीरीज़ के पहले 3 T20 मुकाबले 18, 20 और 21 अप्रैल को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होंगे और बकिया 2 मुकाबले 25 और 27 अप्रैल को लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 17 माह के अरसे में ये पाकिस्तान का तीसरा दौरा है। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 88 रन से हराया। शारजा में खेले जाने वाले मुकाबले में पाकिस्तान डेफ टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 151 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 63 रन बनाकर आउट हो गई। डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप 6 से 12 मार्च तक शारजा में खेला गया, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया। डेफ T20 वर्ल्ड कप जीतने पर चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान डेफ टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फाइनल में शानदार कारकर्दगी
कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बासित अब्बासी ने बल्लेबाजी जबकि जब्बार अली और मंजूर खान ने बॉलिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो डेफ क्रिकेट टीम की इस शानदार कारकर्दगी पर हम अपनी टीम की जानिब से, जियो न्यूज़ की जानिब से उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे इंडिया की क्रिकेट के हवाले से अहम अनाउंसमेंट जो कि टेस्ट इंसेंटिव स्कीम की शक्ल में सामने आई है और उन्होंने टेस्ट मैच के लिए खिलाड़ियों को पुरकशिश मुआवजे देने का ऐलान किया है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मुंबई से हमारे साथ वीडियो लिंक पर होंगे चंद्रेश नारायण, भारत के सीनियर सहाफ़ी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई है। बुनियादी मकसद है टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटर्स की दिलचस्पी और उनके पुरकशिश मुआवजे। इस स्कीम के तहत क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच की फ़ीस सालाना मुआहदे की रकम के अलावा मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस बड़े फ़ायदे का नाम टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम रखा गया है। इस वक्त एक टेस्ट के लिए भारतीय खिलाड़ी 15 लाख रुपये भारतीय मुआवजा लेते हैं। स्कीम की रोशनी में अगर खिलाड़ी भारत के लिए साल में होने वाले 50% टेस्ट मैच खेलते हैं तो उसे हर टेस्ट मैच के 45 लाख रुपए अलहदा मिलेंगे। साल में 50% से कम टेस्ट खेलने वाला टेस्ट क्रिकेट की इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अलबत्ता वो खिलाड़ी जो साल में 50% टेस्ट के दौरान स्क्वाड में शामिल रहे, प्लेइंग 11 का हिस्सा ना रहे, उसे हर टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तमाम 10 टेस्ट मैच खेले तो टेस्ट की फ़ीस उनको मिलेगी 15 लाख के हिसाब से 1.5 करोड़। टेस्ट स्कीम के तहत 45 लाख के हिसाब से 10 टेस्ट मैच खेलने के मिलेंगे 4.5 करोड़। तो सिर्फ साल में 10 टेस्ट खेलने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हासिल करेंगे 6 करोड़ भारतीय डॉलर्स में 7,25,000 US डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपए में ये बनेंगे 20 करोड़ 25 लाख रुपए। भारत की क्रिकेट टीम ने हाल ही में होम ग्राउंड पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में इंग्लिश टीम को हैदराबाद दक्कन के पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद अगले 4 टेस्ट मैचों में शिकस्त से 2-4 किया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज़ को 4-1 से अपने नाम किया और अब टेस्ट क्रिकेट में ये इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई है BCCI ने, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सनत जयसूर्या की किताब लिखने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रेश नारायण जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। सबसे पहले तो चंद्रेश आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये जो टेस्ट इंसेंटिव स्कीम BCCI ने मुतारिफ कराई है, जो इस वक्त भारत की टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी है, ये उसका सिला है या आपको लगता है कि BCCI चाहता है कि जो तवील दौरानिये की क्रिकेट है उसमें भारतीय खिलाड़ियों की दिलचस्पी बरकरार रहे? आई थिंक पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि ये जो क्या नाम है टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम की आपने बात की, ये दो तरफी बात है। पहली बात तो ये है कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट बना रहे टेस्ट क्रिकेट में, और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि भारत की जो टेस्ट टीम है पिछले 10 साल से जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और मेरे ख्याल से उसी का नतीजा है कि वो 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी उन्होंने खेला है। दोनों बार जीते नहीं, बात अलग है, पर 2 बार उन्होंने पहुंचे हैं वो फाइनल में, और वो जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने ये स्कीम लेके आए हैं। और उन्हें एक पैगाम भी पहुंचाना था उन खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे। जो आपको पता ही है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेके काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, और उसी के मुतालिक अगर देखें तो फिर उसके बाद BCCI ने फैसला किया कि हम जो है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, और उसी के चलते फिर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने फैसला किया कि हम ये टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम भी लेके आएंगे। तो ये एक अच्छा पैगाम है, अच्छा मुहिम है, पर अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। और अच्छी टेस्ट टीमों के बारे में अगर बात करें तो आप वो उंगलियों में गिन सकते हैं। 12 टेस्ट टीमें हैं, पर अगर अच्छी टेस्ट टीम की बात करनी हो तो बहुत कम टीम बच गई हैं, और ज़्यादा जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा उनकी फोकस है। तो चंद्रेश, बहरहाल फ़ैसला तो अच्छा है और टेस्ट क्रिकेट को लोगों के लिए दिलचस्पी के हवाले से बनाना और फिर क्रिकेटर्स के लिए इसमें कुछ
लवाजिमात शामिल करना, पैसा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और पैसा देने के हवाले से जो बीसीसीआई का इक़दाम है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि हम उंगलियों पर गिन सकते हैं उन मुल्कों को जिसमें इंग्लैंड शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड शामिल है या जनूबी अफ्रीका, जिनके पास टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स भी मौजूद हैं और जिनके खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में कुछ दिलचस्पी का मुजाहरा भी करते हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि भारत की टीम 2 मरतबा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली है, तो मुस्तकबिल में कुछ टेस्ट मैचों की तादाद भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि जितने टेस्ट मैच होंगे उतने ही फिर आपको इंसेंटिव मिलेंगे, क्योंकि साल में 12 टेस्ट मैच कहाँ होते हैं? नहीं, टेस्ट मैच तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 2027 तक जो है शेड्यूल सेट है, तो टेस्ट मैच बढ़ने की तो बात ही कुछ बची नहीं है। पर यह है कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन ही टीम है जो 5-5 टेस्ट मैच खेलता है। अब देखें तो अब अगले मतलब सितंबर से लेकर अगले अगस्त तक भारत जो है कुल मिलाकर 20 टेस्ट मैच 15 टेस्ट मैच खेलने वाला है। 5 घर पे, 5 ऑस्ट्रेलिया में और फिर 5 इंग्लैंड में। तो भारत अपने तरफ से अगर देखें तो करीबन 8-10 महीने में वो 10-15 टेस्ट मैच खेलने वाला है। बाकी टीमें जो है सिवाय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के वो खेलती नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जनूबी अफ्रीका जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि आपने हाल में देखा था वो जब उनकी टीम गई थी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड माफ़ कीजिए, एक सेकेंड स्ट्रिंग टीम, उन्होंने कहा कि हम अपनी लीग को नहीं हटाएंगे और वो अपने घर पे 2 टेस्ट मैच से ज़्यादा खेलना नहीं चाहते। दूसरी तरफ अगर आप देखें न्यूजीलैंड की आपने बात की, उनके बोर्ड ने भी कह दिया कि अगर कोई टेस्ट सीरीज में 2 से ज्यादा टेस्ट मैच हुआ तो हमारे लिए वो नुकसानदेह है। तो वो टीम भी अब लगभग मतलब कम से कम होती जाएगी। तो अब दुनिया में अब जो है 3 टीमें ही बचती रह जाएंगी मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जो ज्यादा 3 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और इस आईसीसी कोई मतलब मैं आईसीसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं ये इंडिविजुअल बोर्ड्स की बात है, क्योंकि जो एफटीपी बनता है इंडिविजुअल बोर्ड्स बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो कितने मैचेस खेलेंगे। अब पाकिस्तान के आप मिसाल ले लें, जनवरी में आखिरी टेस्ट मैच खेला, फिर अगला टेस्ट मैच सितंबर में या अगस्त में, तो मतलब आपने बीच में खुद ने ही फैसला किया कि हम T20 क्रिकेट पे फोकस करेंगे। ऐसे ना हो जाए लोग भूल जाए कि शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो बड़े शान से अनाउंसमेंट किया कि 2 साल के लिए हम शान मसूद को टेस्ट कप्तान बना रहे हैं, पर देखा जाए तो 8 महीने तो टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं। नहीं, ये बात आपकी अपनी जगह, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये साल आईसीसी वर्ल्ड T20 का साल है, तो कैसे टीमें टेस्ट क्रिकेट की तरफ जा सकती हैं। आपका सवाल अपनी जगह बजाय कि आप दिसंबर में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, फिर आप 2024 सितंबर में टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन बीच में जो आईसीसी वर्ल्ड T20 का मामला है, फिर टीमें तो T20 क्रिकेट पर ही फोकस करेंगी। लेकिन एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोशिश कर रही है टेस्ट चैंपियनशिप को मुतारिफ करा के कि जनाब टेस्ट क्रिकेट की जो कदर मंजिलत है वो बरकरार रहे। लेकिन कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि बीसीसीआई ने ये इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसमें पाक भारत टेस्ट मैच का तड़का लग जाए तो आपको लगता है कि इस टेस्ट क्रिकेट को जो है वो एक रफ्तार मिल सकती है, और अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कदम उठाना चाहे? देखिए, जहाँ तक भारत पाक क्रिकेट का सवाल है, वो ना भारत का बोर्ड ना पाकिस्तान का बोर्ड, दोनों बोर्ड इस पर कुछ नहीं कर सकता जब तक 2 सरकारें जो है, जो गवर्नमेंट जो है वो फैसला नहीं करती। तो हमें उस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों गवर्नमेंट्स कुछ फैसला करें। और दोनों गवर्नमेंट, आपकी ये बात अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ मुस्तकबिल करीब में, पाकिस्तान और भारत की टीमें अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती हैं, तो टेस्ट क्रिकेट को आपको लगता है कि एक नई जिद्दत मिलेगी, एक नया एहसास मिलेगा, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और ग्राउंड में जो है वो हर कोई टिकट मांग रहा होगा? अब देखिए, जो पिछले बार जब टेस्ट सीरीज हुआ था भारत में 2007 में, वो आईपीएल से ठीक पहले था, और मुझे याद है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जितना 1999 में था, जब दिल्ली और चेन्नई में 2 टेस्ट मैच हुए थे और फिर कलकत्ता में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का टेस्ट मैच हुआ था। तो और 2004 में, इनफैक्ट आज ही के दिन 13 मार्च 2004 को मैं कराची में था, आपके शहर में, जब भारत का दौरा शुरू हुआ था 2004 में, 15 साल बाद। मुझे याद है मुल्तान में इतने कम लोग आए थे टेस्ट मैच देखने के लिए, लाहौर में बहुत कम लोग आए थे, रावलपिंडी में कम लोग आए थे देखने के लिए। मुझे लगता है जहां तक भारत पाक क्रिकेट की बात है ना,
ज्यादा जो फोकस है भारत पाक क्रिकेट का, अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट का, वो है सफेद गेंद के क्रिकेट पे। और हमारा जो भी राइवलरी बना है ओवर द इयर्स, वो ज्यादा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की वजह से बना है, ना कि टेस्ट क्रिकेट के। टेस्ट क्रिकेट हमने बहुत कम खेला है आपस में, और जितना भी खेला है उसमें काफी बोरिंग ड्रॉस भी हुए हैं दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ अच्छे मुकाबले हुए हैं, जैसे 99 का चेन्नई टेस्ट मैच या एशियन टेस्ट चैंपियनशिप या दो। उसके अलावा बहुत कम ऐसे इंटरेस्टिंग मुकाबले हुए हैं भारत पाक के टेस्ट क्रिकेट में। वो एक हाइप जरूर होता है, पर मेरे ख्याल से वो हाइप ज्यादा वाइड बॉल क्रिकेट का है। लेकिन जाते जाते मैं ये भी अगर आपसे जानना चाहूँ चंद्रेश, के ये जो इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई है बीसीसीआई ने, क्या इसके पीछे ये सोच है कि टेस्ट क्रिकेट में नौजवान क्रिकेटर्स की जो दिलचस्पी है वो बरकरार रहे? क्योंकि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी नहीं खेला, ठीक है, उनके कुछ फैमिली कमिटमेंट थे, लेकिन इस सीरीज़ में जायसवाल की शक्ल में भारत को एक नया स्टार मिला, शुभमन गिल की फॉर्म वापस आई, उसके अलावा कुलदीप यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ तो सरफराज नौशाद खान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, काफ़ी दिन से वो दस्तक दे रहे थे दरवाजे के ऊपर। फिर जो है वो आपने एक नया विकेट कीपर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। तो आपको लगता है कि क्या इसके पीछे ये मुहर्रिकात भी हैं? हो सकता है, पर मैं होप करता हूं कि ये सिर्फ एक यंग खिलाड़ियों को, मतलब वो जो लुबाना बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, या उनको मतलब उनको पैसा, उर्दू में उनको कहेंगे मुतवज्जे करना टेस्ट क्रिकेट की तरफ। हाँ, मतलब पैसा एक मोटिव नहीं हो सकता टेस्ट क्रिकेट के लिए मेरे हिसाब से। और ये तो भारत के कोच राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि उनको भी ये लगता है कि आप पैसे के वजह से टेस्ट क्रिकेट के तरफ अट्रैक्ट हो, ये किसी की भी मोटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आप गलत रीजंस के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, इसलिए जरूरी यह है कि उसका वैल्यू बाकी दो फॉर्मेट से ज्यादा ही होना चाहिए। उस लिहाज से देखा जाए तो एकदम सही फैसला है। ये रीजन नहीं होना चाहिए कि आप जो है यंग क्रिकेटर्स को, मतलब आप यंगस्टर्स जो हैं, और उन मतलब देखें वो सब 20-22 साल के नौजवान हैं, वो खुद अपना फैसला ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पैसा सिर्फ एक मोटिव नहीं होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। कंट्री के लिए खेलना और सबसे ज्यादा मुश्किल फॉर्मेट में अपना नाम बनाना, ये सबसे ज्यादा मोटिव होना चाहिए। चंद्रेश, आप हमारे साथ रहेंगे, एक और स्टोरी है उसके ऊपर आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 30 क्रिकेटर्स को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुंतखब किया। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ कैटेगरी में रखा गया। ये चारों क्रिकेटर्स भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स के लिए दस्तयाब होते हैं। अलबत्ता उस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है A+ कैटेगरी में रखे जाने वाले रविचंद्रन अश्विन के हवाले से। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि अश्विन सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में ICC 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा तो थे, अलबत्ता उन्हें सिर्फ एक मैच खिलाया गया। 37 साल के रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज़ में 26 खिलाड़ियों को आउट किया। अश्विन ने धर्मशाला में न सिर्फ अपना 1वां टेस्ट मैच खेला, बल्कि उन्होंने अपनी 500 विकेटों का संग मील भी अबूर किया। बात हो रही है रविचंद्रन अश्विन को उनकी टेस्ट क्रिकेट में खिदमात और सीनियर क्रिकेटर होने के नाते A+ कैटेगरी में ना रखना BCCI का एक मुनासिब फैसला नहीं है। जी तंजे, भारत की क्रिकेट को बड़ा क्लोज आप फॉलो करते हैं और आपने किताब भी लिखी है। अश्विन दूसरे भारतीय स्पिनर हैं अनिल कुंबले के बाद जिन्होंने अपनी विकेटों की निफ्स 1000 मुकम्मल की हैं। तो आपको लगता है कि ये जो आवाज़ उठाई जा रही है अश्विन के हवाले से, ये दुरुस्त है, या आपको लगता है कि एक क्राइटेरिया है उस पे वो पूरे नहीं उतरते? देखिए, अश्विन पे मतलब मैं आज के दिन बात करूं जिस दिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं, गलत होगा कि मैं कह दूं कि ये कम है या वो ज़्यादा है। पर मेरे ख्याल से जहाँ तक A+ कैटेगरी की बात है, मुझे लगता है कि वो इसीलिए उनका नाम वहाँ पे शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए रेगुलर प्लेयर नहीं है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी पहले 1-2 मुकाबले के बाद वो खेले नहीं भारत के लिए 50 ओवर क्रिकेट में, और वो T20 क्रिकेट में भी भारत के लिए रेगुलर
प्लेयर नहीं है। 50 ओवर क्रिकेट में तो मुश्किल से होते हैं, T20 क्रिकेट में नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये फैसला कुछ हद तक सही है कि वो जो तीनों फॉर्मेट में रेगुलर हो उन्हीं खिलाड़ियों को वो A+ कैटेगरी में रख रहे हैं। वैसे अश्विन की जो कारकर्दगी रही है वो एकदम अव्वल दर्जे की रही है और टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो भारत के लिए, और उनके 500 विकेट पूरे हो चुके हैं, 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो वो सब तो आप उनसे छीन नहीं सकते। तो आई डोंट थिंक वो भी मानेंगे कि वो A+ में नहीं एम है। मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा उसमें उनके लिए। तो जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि अभी आप कह रहे थे कि राहुल द्रविड़ ये कह रहे हैं कि जी पैसे की लालच देकर खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट की तरफ मुतवज्जे करना ये दुरुस्त फैसला नहीं है। खिलाड़ियों को डिसाइड करना चाहिए कि वो तवील दौरानिया की जो क्रिकेट का असल हुस्न है टेस्ट क्रिकेट, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। लेकिन एक तरफ एक बड़ी शानदार और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 26 विकेटें हासिल की, इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 की जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया, फिर उसके बाद वो दूसरे बॉलर बने जिन्होंने निस 1000 विकेटें मुकम्मल की हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अगर BCCI A+ कैटेगरी में अश्विन को रखता तो वो खिलाड़ियों को पैगाम जाता कि जी हम टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है वो सिर्फ इंसेंटिव अनाउंस नहीं कर रहे, इस खेल के परफॉर्मर को भी हम कदर की निगाह से देखते हैं? आई डोंट थिंक उतनी मेरे ख्याल से उतनी बड़ी बात है जितनी आप उसको बना रहे हो, क्योंकि अगर आप देखें बड़े गौर से तो वो A कैटेगरी में है, तो वो ही एक बहुत बड़ा एक आप अगर देखें तो कि एक इंडिकेटर है कि आप जो है परफॉर्म करोगे टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर, तो आपका नाम उसमें होगा। उसी A कैटेगरी में शुभमन गिल का भी नाम है जिन्होंने अभी टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये क्लियर एक संदेश, मतलब एक पैगाम जा चुका है खिलाड़ियों को कि अगर आपने लाल गेंद की क्रिकेट में परफॉर्म किया तो आपको मैच फीस बढ़ेगी आपकी, और दूसरी बात यह है कि आप टॉप कैटेगरी में रहेगी। चंद्रेश नारायण, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और जो फैसले हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से BCCI के, उसके हवाले से अपनी राय का इजहार किया। आपका बहुत शुक्रिया हमें वीडियो लिंक पर मुंबई से ज्वाइन करने के लिए। ये थे भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण। BCCI ने टेस्ट क्रिकेट में अपने खिलाड़ियों के लिए ख़जानों के मुँह खोल दिए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करें, टीम का हिस्सा हो, और उसके अलावा एक तरफ टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों को उन्होंने मुतवज्जे करने के लिए ख़जानों के मुँह खोले, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपनी 500 विकेटें मुकम्मल करने वाले अश्विन को A+ कैटेगरी में शामिल नहीं किया। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे चंद्रेश नारायण से। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।